कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। ये बहुत दिनों की पुरानी श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है। बाबा तुलसीदास ने कहा मूक हुए वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन। तो उन पंग चढ़े गिरवर गहन ये कहना आसान है, क्या वास्तव में अभी अरुणिमा सिन्हा ने गिरवर गहन को पार किया? ये हमारे संकल्प शक्ति का एक उदाहरण है। देखते हैं आज हमारे बीच में कितने अवरोध आ रहे हैं, कितनी सुविधाएं हैं। हम उन सुविधाओं और अवरोधों के बीच में एक झूला झूल रहे हैं और उस झूले को झूलने में कितनी दिक्कतें आती हैं, कब हम गिर पड़ते हैं, कब उठ जाते हैं, ये हमें पता नहीं चलता। हमारे मन में बहुत से दर्द हैं, बहुत सी व्यथाएं हैं, बहुत से परेशानियां हैं और बहुत सी उपलब्धियां हैं, बहुत से कर गुजरने की हमारे अंदर आकांक्षा है। उन आकांक्षाओं में हम कहाँ फिर बैठते हैं? देखते हैं एक बहुत समृद्ध पैनल हमारे साथ आज है, हम उनसे डिस्कस करेंगे। हमारे बीच में हैं हमारे लखनऊ से पधारे हुए, हम प्रयागराज में हैं आज, लखनऊ से पधारे हुए अखिलेश जी, जो कि विकलांग दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अपना अभी तक का सारा जीवन बड़ी सक्रियता से दिव्यांगों के हित में जुटा रहे हैं। और हमारा एक गौरव है, उत्तर प्रदेश का गौरव है, हमारे साथ दिल्ली दिव्यांग विभाग के पूर्व आयुक्त हमारे साथ झिलडियाल जी बैठे हुए। पूरा परिचय अपना देंगे जी, पूरा परिचय भी मैं लेता हूं। और इसके अलावा दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में दिव्यांगों की दिक्कतों को, अभी दिव्यांगों की कुछ दिक्कतों को उन्होंने तत्काल निवारण करवाया है, उस पर अपनी बात रखेंगे राजू जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और हमारे बीच में उनको हम पा रहे हैं। हम सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। हम सबसे पहले दिव्यांगों की बात जब शुरू हो रही तो पहले मैं राजू जी से कुछ परेशानियों के ऊपर उनसे पूछना चाहूँगा। राजू जी, आपको परिचालन में, आपको मैं देख रहा हूँ कि आपके दो पैर नहीं हैं और व्हील चेयर पर्सन हैं, आप इतना मुखर रहते हैं और हमेशा आपके मृदु मुस्कान लोगों का स्वागत करती रहती है, तो इसका क्या कारण है? आप आगे कैसे बढ़े? इसका कारण क्या है कि समुद्र के किनारे को एक पत्थर गोल गोल पड़ा हुआ था और किसी बहुत बड़े सज्जन ने उसको उठाया और कहने लगा पत्थर तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत गोल गोल है। कहने लगा मैं बहुत खूबसूरत और गोल गोल क्या हूँ, मैं तो बहुत कांटेदार था, मेरे तो चारों तरफ त्रिकोणीय वो थे। लोग आए, कोई इधर से मेरे को पैरों से धक्का दे देता, कोई इधर से ठुकरा देता था। वो ठोकर खा खा के जो है आज मेरे को ये हो गया कि मेरी शेप बदल गई है और जब मैंने ज़िंदगी का इसको यही मान लिया है, जब मेरी ज़िंदगी इन उसके अंगों के बिना ही गुजारनी है, क्यों ना मैं ढंग से गुजारूँ। तो लिहाजा बहुत 43 ईयर्स हो गए। मेरा 18 अप्रैल 1980 को ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था और ये भावना रही परिवार वालों की, क्योंकि मैं थोड़ा सा चंचल था, लड़ाई झगड़े करता फिरता था, तो घर वालों ने सोचा जो पहले भी शैतान था, अब इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसका तो जीना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने बहुत चैलेंज लिया था समाज से कि नहीं, मैंने कुछ करके दिखाना है। तो आज ऐसी कृपा हुई, मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले, हमारे विष्णुकांत साहब, हमारे दरियाल साहब मिले और मिस्टर अखिलेश जी मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले और जिस तरह से ये मेरे पर पीठ पर हाथ रखे और मेरे को शाबाशी देते हुए यहाँ तक लाए, तो फिर मैंने पीछे बढ़ के नहीं देखा। चाहे कोई फील्ड हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से झगड़ा हो, चाहे सरकार से झगड़ा हो, वहाँ जब हमारी टक्कर होती थी तो झुकाव होता था। ये हमारे ऑफिसर रहे हैं खुद और इन्होंने खुद आकर देखा, मेरा ऑफिस विजिट किए हैं, बहुत कोऑपरेट किया है। ऐसे लोग अगर समाज में हो जाएं तो हम लोगों को कोई बाधा नहीं आ जाएगी। जी, थैंक यू। आगे अभी बात आपसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में कदाचित उत्तर प्रदेश का गौरव है, हम अपना दिव्यांगम चैनल का गौरव नहीं कहेंगे, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश का गौरव है। विशेषकर इलाहाबाद में जो आज श्री नारायण जी को कहते हैं, गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए, तो उन श्री नारायण यादव जी की वजह से हम आज झिलडियाल साहब से पूरा परिचय आप बताइए। शायद मैं नाम क्षमा चाहूँगा, मैं नाम गलत कह जाता हूँ, तो पूरा परिचय मैं जानते हुए जानना पुनः चाहता हूँ उन्हीं के मुँह से, और आगे आप क्या करने वाले हैं इस विषय में पूछना चाहूँगा। ऐसा मेरा नाम TD धारियाल है। मैं भारत सरकार में काम करता रहा 1983 से विभिन्न मंत्रालयों में, और फिर मैं डिप्टी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भारत सरकार में रहा, और रिटायरमेंट के बाद मैं स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी दिल्ली, और अब काफ़ी कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जो डिसेबिलिटी को डील करती हैं। और ये मैंने निर्णय किया है कि मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में ही मैं काम करूँगा, क्योंकि
इससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला या जो मैं इसमें काम कर सकता हूँ, इसमें जो आत्मिक आनंद, जी आत्मिक आनंद है नंबर 1, और नंबर 2 इसमें अपार संभावनाएं हैं। काम करने को इतना है तो अभी एक सागर में बूंद के बराबर भी नहीं हुआ है। से फॉर एग्जांपल चाहे अब मैं उसको एजुकेशन लूँ, हेल्थ लूँ या लाइवलीहुड लूँ, स्वरोजगार लूँ, नौकरियाँ लूँ या एक्सेसिबिलिटी लूँ, मैं सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ अगर आप किसी विकलांग व्यक्ति को शिक्षित कर दें, अच्छी शिक्षा दे दें और उनके हुनर का ध्यान रखें, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एक्सेसिबिलिटी को जी मैं आपसे पूरा और पूछता हूँ बात। मैं अपने तीसरे मेहमान का भी परिचय करा दूं। हमारे बीच में अखिलेश सर हैं। अखिलेश सर अपने में ही नाम नहीं बल्कि एक संस्था है, तो मैं चाहूँगा कि आप सर अपने मन से, अपने तरफ से अपना पूरा परिचय, अपने कृतित्व का परिचय दें। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं अखिलेश कुमार उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। जैसा अभी सर बता रहे थे, मैं डिप्टी कमिश्नर दिव्यांगजन 11 साल रहा उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा निदेशालय जो हमारा सारी योजनाओं का और कार्यक्रमों का संचालन करता है, धरातल तक लाता है, उसका मैं निदेशालय से मैंने संचालन किया फील्ड तक। और मैं जो पूरे इंडिया में क्या कहूँ, एशिया में प्रथम ऐसी यूनिवर्सिटी जो दिव्यांगों के शिक्षा और पुनर्वास के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, उसमें मैं रजिस्ट्रार के रूप में 5 साल रहा। तो मैंने शिक्षा का क्षेत्र, पुनर्वास का क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों को काम करने का। तो देखा दर्शकों, आपके साथ इतना समृद्ध पैनल है। मैं सबसे पहले घरियाल साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने सबसे ज़्यादा दिव्यांगों के साथ रह करके काम करने का बात बताई है, तो दिव्यांगों की जो बहुत सी परिस्थितियाँ अब भी रह गई हैं, उनमें उन परिस्थितियों में सबसे बड़ी तो बात दिक्कत है रेलवे में सहज भाव से न पहुंच पाने की समस्या। रेलवे मंत्रालय को भारत सरकार के अधीन है। दिल्ली में ये सुना गया है कि वहाँ पे पेंशन ज़्यादातर है, पेंशन अच्छी है, पेंशन अच्छी मिल रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में नहीं मिल रही। वो पेंशन से क्या दिव्यांगों का संपूर्ण पुनर्वास संभव है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत रिसर्च करने का एरिया है। बहुत सिंपल सी चीज़ रहती है पेंशन। 2 पहलू हैं पेंशन के। अगर किसी विकलांग व्यक्ति को अच्छी खासी पेंशन मिले जिससे उनका गुजारा खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाए, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि उनके परिवार में उनको एक इज्जत मिलती है, परिवार का सदस्य माना जाता है। अगर ये नहीं मिलता है तो लोग, माँ बाप भी कभी कभी सोचते हैं ये बच्चा बहुत नकारा है। जल्दी, अभी राजू जी ने कुछ चीज़ बोली थी वो मुझे छू गई अंदर से, और ऐसे में एक नहीं, एज डिप्टी चीफ ऐसे कंप्लेंट काफ़ी आते थे किसी तरह से ये बच्चे या बड़े जी हाँ जब इनका जीवन समाप्त हो जाए। आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि व्यवसायिक पुनर्वास पे सरकारों ने बहुत कम काम? हाँ, एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, अगर आप पेंशन के ऊपर ही उनको निर्भर कर देंगे तो फिर अपनी जो उनकी हुनर है, जो क्षमता है, वो अपार क्षमता होती है, उसको उजागर नहीं होगा। तो इसलिए मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि आप पेंशन दीजिए किसी हद तक, लेकिन एट द सेम टाइम उनको आप स्वरोजगार की तरफ, नौकरी की तरफ कुछ खुद अपना वो कमाएं, खाएं और निर्भर हों। इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। पहले करते थे, जैसे NHFDC है, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें कम ब्याज पे उनको पैसा मिलता था, लोन मिलता था। मुद्रा जैसे हमारी है इसमें है, या कोई और स्कीम्स हैं, उसमें हमें एक चीज़ देखना चाहिए कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो जो भी काम करना चाहे, छोटा बड़ा जो भी काम करना चाहे, उसको आप एक स्टार्टअप माने और उस स्टार्टअप को चलाने के लिए उनको औरों की अपेक्षा ज़्यादा कम रेट में देना, काफ़ी कम रेट में देना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे तो जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, उसकी अगर स्पिरिट को देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि एक तो आप कोई भी स्कीम में अगर आप बनाते हैं कोई अपने सिटीजन्स के लिए, तो 25% कम से कम ज़्यादा देना चाहिए उनको। तो ज़्यादा देना चाहिए, उसीलिए उतना कम अगर आप रेट लेते हैं तो रेट कम करना चाहिए। ऐसी लैंड अलॉटमेंट
बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए थे, लैंड अलॉटमेंट में 5% रिजर्व होना चाहिए, जो हमारा एक्ट कहता है, और वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। अब उस चीज़ को उससे मैं जोड़ता हूँ कि जैसे बहुत सारे कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने ये बोला है कि साहब जब आप सोशली बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, प्रावधान है, उनको आप काफ़ी एक्सपेंसिव तरीके से इंटरप्रेट करें जब कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं। एक्सपेंसिव तरीके का मतलब है कि विस्तारण, हाँ, विस्तारण से उसको करें, मतलब कि जो इस एक्ट का, इस प्रावधान का इंटेंशन है, उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए आप कितनी विस्तृत रूप से इस प्रावधान को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसका लाभ उस तक पहुंचा सकते हैं, जी वो करना चाहिए। सर आप हमारे बीच में बैठे हैं राजू जी। अभी राजू जी को एक दिक्कत परिचालन में कितनी, आप जब सुना है आप तो विदेश भी जाते हैं, विदेश के परिचालन में, हवाई यात्राओं के परिचालन और जो अपने देश में हवाई यात्राओं की तो सुविधाएं देश में भी उतनी हैं, लेकिन जो हमारा परिवहन का जो मुख्य मुद्दा है रेल में क्या दिक्कतें आती हैं और रेल में इन दिक्कतों का समाधान अब क्या आसानी से हो रहा है? मुझे फर्स्ट टाइम ये मिस्टर श्री नारायण के प्रोग्राम में यहाँ आने का मौका मिला, तो उनके दबाव के और उनके प्रेरणा के कारण मुझे पहली बार मैं ट्रेन में आया तो देखा कि वहाँ तो व्हील चेयर मेरी अप्रोचेबल नहीं है, क्लास 2 वो AC क्लास 2 में था और 47 नंबर था मेरा, और वहाँ पर जाने के बाद देखा कि मेरी व्हील चेयर जा ही नहीं सकती। तो मैं बड़ा अपसेट हुआ। मैं सपोज कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह से हवाई जहाज में हमें जब भेजा जाता है, जब लोग जाते हैं तो बहुत छोटी सी वो जो बीच में पैसेज होता है वो वहाँ अप्रोचेबल होती है, तो मैं तो समझ रहा था कि शायद जगह ही इतनी होगी। जब वहाँ गया तो मैं बड़ा परेशान सा हो गया, लेकिन मेरे साथ मेरे 2 अटेंडेंट थे, उनके कंधों का सहारा लिया और मैं वहाँ पहुँच गया। लेकिन मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ कि सब कम से कम वहाँ तो टॉयलेट में 9-10 घंटे का मेरा जर्नी है, 9-10 उसी वक्त मैंने बैठे बैठे जो है ट्वीट किए, अपने रेल मिनिस्टर को किए और रेल सेवा, रेल मदद वगैरह जितने डिपार्टमेंट है वहाँ किया। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने 15 मिनट में मेरे ट्वीट का जवाब दिया। फ़ोन आए, अफसर आना शुरू हो गए, उन्होंने अपने ऑफिसर से बात की। मैंने कहा साहब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो मुझे मालूम है इस वक्त तो कोई निराकरण नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं आया यहाँ तो मैं, आदमी जब मर जाता तो 4 कंधों पर जाता है, तो मैं मरा नहीं तो मुझे 2 कंधों पर आना पड़ा और मैं ना तो टॉयलेट जा सकता ना वो आ सकता। तो उन्होंने बड़ी अपनी वो जाहिर की कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है और इस तरह से कोई पहले प्रपोजल नहीं आया, लेकिन आपने कहा है तो हम भविष्य में इसकी कोशिश करेंगे। तो जैसे एयर इंडिया वगैरह जितने भी चाहे फॉरेन की, वो हमें बोइंग 707 ब्रिटिश एयरवेज में भी गया हूँ, तो देखा वहाँ जैसे हम लोग आते हैं तो वहाँ उनका जो स्टाफ होता है वो बिल्कुल जहाँ बोर्डिंग करनी होती है तो छोटी सी व्हील चेयर उसको लेके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो बड़ा अपसेट हुआ इस तरह से। तो ये योजनाएं जहाँ हमारी एक्सेसिबिलिटी का सवाल है, जैसे हमारे दारी साहब ने बताया, अगर हमारे विकलांगों को सेल्फ डिपेंड हो जाए और सेल्फ डिपेंड बनने के लिए उनको जिस जगह पर काम कर रहे हैं हर चीज़ की सुविधा हो, जैसे साहब ने मेरे लिए वो टॉयलेट की व्यवस्था कराई खड़े खड़े, इस तरह से और व्यवस्था हो तो वहाँ विकलांग को कोई रोक नहीं सकता उनकी तरक्की करने में। जी ये तो दर्शकों ये देखा कि आप जितना अपनी आवाज़ उठाएंगे उतना ही समाधान होने की संभावना है। जब आप चुप रहेंगे, आप हर व्यथा हर दर्द को सहन करते चले जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपको माँ भी जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक दूध नहीं पिलाया जाता। तो हमारे राजू साहब ने कितना बढ़िया ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उनको कुछ मतलब पूर्णकालिक समाधान तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना संभव समाधान था तात्कालिक समाधान दिया गया। मैं अखिलेश सर से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो दिक्कतें हैं, जो जितनी परेशानियां आपने इतने दिनों में दिक्कतें देखी हैं, उन दिक्कतों के विषय में दिव्यांगों के लिए क्या नहीं किया गया है और क्या किया जाना चाहिए, इस पे कुछ बताएं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारा निःशक्तजन अधिनियम समान अवसर समान अधिकार के प्रिंसिपल पे ही बना हुआ है। तो जब हम, जैसा आप कह रहे हैं कि दिव्यांगजन राजू जी ने अगर अपने अधिकार के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए अगर हम किसी से मुखर नहीं होंगे तो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तो हमें भी जागरूक रह के अपनी बात को समाज के सामने, सरकार के सामने, सबको सामने रखना चाहिए। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। जिस समय धारियाल साहब दिल्ली में स्टेट कमिश्नर थे और यूपी में आके आपने एक्सेस ऑडिट का मतलब होता है कि बाधा रहित जो वातावरण है उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि किस बिल्डिंग में कितना है कितना नहीं है। तो हम लोगों ने हजरतगंज जो हमारा मेन लखनऊ का
मार्केट है, हाँ, शॉपिंग के लिए हर आदमी जाता है। ऐसे सिनेमा हॉल हैं, ऐसे मॉल हैं, सभी में हम लोग गए, इवन रेलवे स्टेशन चारबाग में भी गए, और वहाँ पर देखा कि मॉल में जाने का मन अगर हमारा है तो राजू जी का भी मन है, आपका भी मन है, तो हम आपको कैसे ले जाएंगे और आपके घर वाले कैसे ले जाएंगे? तो हम उनको जब समान अवसर नहीं दे रहे हैं तो हम वहीं डिप्राइव कर रहे हैं। तो सरकार का और समाज का काम है कि हम समान अवसर देने का पहले काम करें। तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन जारी किया, आपका जो एक्सेस ऑडिट हुआ, उस एक्सेस ऑडिट से लोगों की आंखें खुली। पूरा नगर निगम, पूरा जिला प्रशासन लखनऊ का जागरूक हो गया। इवन चारबाग रेलवे स्टेशन पे अंदर जाने का रैंप नहीं था। अब आप कभी जाएंगे तो पोर्टिको में जैसे ही घुसेंगे रैंप है, उसमें दिव्यांग और बुजुर्ग कम जाते हैं, सकलांग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनकी जो व्हीलर वाली जो अटैची है, ब्रीफकेस है, उसको लेते हुए पुली का भी बचत हो रही है जी। तो वो देखिए, एक सार्वजनिक आपने इशू खड़ा किया रैंप का, तो उस सार्वजनिक इशू से कितना व्यापक मास लोगों को जो है उसका लाभ मिल रहा है। इसी तरह से लो फ्लोर की बसें जो हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज़ की जो अभी इलेक्ट्रिक बसें चली हैं वो लो फ्लोर बसेस बनाई हैं। तो उस लो फ्लोर बसेस में इतना कर दिया है कि अगर व्हीलचेयर के साथ कोई है तो वो अपना व्हीलचेयर के साथ अंदर जा सकता है, दिव्यांग अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो जा सकता है, और ऑडियो विजुअल रखने का वो है कि ब्लाइंड अगर जा रहा है तो उसको सुनाई भी दे रहा है, और अगर डेफ जा रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है। हाँ। तो ये सब सारी चीज़ें जो एक्सेसिबिलिटी में इन टोटो अगर हम देखें तो खाली निर्माण ही नहीं करना है, संग में हमें एटीट्यूडनल बैरियर्स को भी तोड़ना है। बाधा रहित तो हमने तोड़ लिया है, पर अगर आपकी मानसिकता ही नहीं तोड़ पाए हम, तो हमें कई सिलेक्शन बोर्ड में जैसे मैं जाता था एज ए मेंबर दिव्यांगता के को देखने के संबंध में, तो वहाँ पर ज़्यादातर पैनल में जो सिलेक्शन बोर्ड में हमारे बैठे होते थे, सभी के मानसिकता में, दिमाग में था कि हम दिव्यांग को ले लेंगे तो हमारा काम कैसे होगा कार्यालय में। तो मैं PWD डिपार्टमेंट में गया, हेल्थ में गया, सबके कहीं ना कहीं चयन होते थे। और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन के रोज़गार के लिए ड्राइव चला रखी थी, स्पेशल कैंपेन भर्ती का। तो उस भर्ती में एज ए मेंबर मुझको बैठ के सबसे लड़ाई करनी पड़ती थी कि भाई ये आप मानसिकता निकाल दीजिए। कह रहे ये कैसे क्लास 4 में काम करेगा, कैसे फाइल लाएगा, कैसे पानी देगा, कैसे क्या करेगा। हमने कहा आप इसको एक बार नियुक्त कर दीजिए, फिर आप देखिएगा, और अगर आपकी बात में खरा ना उतरे तो मैं कहिए लिख के दे दूँगा, आप इसको टर्मिनेट कर देना 3 महीने बाद कि भाई हमारे काम के लायक नहीं है। तो मैं ऐसे तमाम इंस्टेंस हैं जो लोग प्रमोशन पा के आज वरिष्ठ लिपिक और प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं इसी कड़ी में। मैं 1 मिनट का इंटरप्शन चाहूँगा। मुझे लंदन विजिट करने का मौका मिला जी। तो मैंने देखा कि वहाँ जैसे हिंदुस्तान में लोग, दुकानदार खुद अपनी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी कर देता है, हमारी व्हीलचेयर नहीं पहुँच पाती, लेकिन वहाँ देखा वहाँ पहले ही पार्किंग हो जाती है और हमारी व्हीलचेयर उस दुकान तक, जिस मॉल में भी हम जाना चाहें उस दुकान तक बिल्कुल काउंटर पर जाएगी। और वहाँ टॉयलेट की इतनी अच्छी वो है, सुविधा है कि कोई भी होटल हो वहाँ बाहर बोर्ड लगा कि व्हीलचेयर एक्सेसिबल, तो वहाँ हम होटल में कुछ यूज करें ना करें लेकिन हम वहाँ जाते हैं। लेकिन मुझे कई बार चांदनी चौक जाने का मौका मिला तो उठा कर, क्योंकि वो तो दुकानदार खुद अपनी दुकानों को इस तरह से लगाते हैं, और साहिब ने अभी बताया कि किस तरह से हमारे हैंडीकैप यूजेबल है। वो लोग तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि और वो दूसरे लोग जिस तरह से बार बार निकल के बाहर जाते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं ऑफिस को, वो तो जमे पड़ रहते हैं क्योंकि उनके बाहर जाने की वो ही नहीं होती। तो वो लोग ज़्यादा सक्षम वो है, काम करने में सक्षम भी है और टाइम भी ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं काम। मैं अंतिम चरण में हूँ, तो अंतिम चरण में अभी जैसा कि बताया कि हमारे दिव्यांग भारतवर्ष में दिव्यांगों के लिए जितने शौचालय, चाहे होटल हो, चाहे सामुदायिक केंद्र हो, चाहे गेस्ट हाउसेस हो, इतने सकरे बने होते कि हमारी व्हीलचेयर नहीं जाती। जहाँ आज मैं स्वयं रुका हूँ, जिस जगह पे रुका हूँ, इस प्रकार की समस्याओं को आज मतलब मैं इसी समय 2-3 घंटे पहले मैंने इसको भोगा है। खैर, अंतिम चरण में आज मैं अपने सभी अतिथियों से एक बार धन्यवाद दिलाना चाहूँगा, जिसके कारण आज हम सब इकट्ठा हुए हैं उत्तर प्रदेश में प्रयाग में। संपादक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण इशू मैं बताना चाहता हूँ सभी दिव्यांग भाइयों के उपयोगिता के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों से अलग अलग शासनादेश कराए हैं।
अगर कर निबंधन विभाग का काम है तो कर निबंधन विभाग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप शासनादेश जारी करिए। तो आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, स्टैम्प ड्यूटी से 10 लाख तक की आपको निःशुल्क। तो ये अगर आप अपना अधिकार को जानेंगे नहीं और आप लेंगे नहीं, नगर निगम में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स मुक्त है, तो अगर आपको नगर विकास विभाग द्वारा किया गया शासनादेश, ऐसी तरीके से जो आपकी राशन की दुकानें हैं, कोटा परमिट वाली जो दुकानें हैं, ये 3% 4% का इनमें आरक्षण है। तो कई लोग आते थे कि साहब मुझको ये राशन की दुकान हमारा प्रधान वीडियो नहीं देते हैं, तो मैंने अपने आयुक्त कार्यालय से ऐसे आदेश कराकर उस खाद्य रसद विभाग के शासनादेश को लागू करवाया। खाद्य रसद विभाग का काम था उसको लागू करके 4% के अंतर्गत कराना, परंतु नहीं जब हुआ तो मैंने तमाम दिव्यांगों को ऐसी दुकानें अलॉट करा दी जो आज रोजगार तो कर ही रहे हैं, वो अपने परिवार के सिरमौर बन गए हैं, इसलिए कि पूरा परिवार उनके बिजनेस से चल रहा है। मैं भी एक आध चीज जोड़ना चाहता हूँ, सक्सेस स्टोरी जरूर बताएंगे तो लोगों का थोड़ा सा। हाँ, एक जो ये एक्सेसिबिलिटी की बात आई, तो दो चीज़ है, एक तो जानकारी की बात है और एक किसी को पहल करने की बात है। अभी मैं सुबह वॉक कर रहा था, कल हम प्रयागराज में घूम रहे थे, अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे लॉन्च किया था। तो एक्सेसिबल इंडिया के तहत एटलीस्ट बिल्डिंग्स तो एक्सेसिबल होना चाहिए, और नहीं होगी 5 साल के अंदर में उसको एक्सेसिबल बनाना है कि हर व्हीलचेयर वाला, हर व्यक्ति, ब्लाइंड व्यक्ति उधर जा सके, कहीं भी जा सके, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। लेकिन जब मैं अभी सुबह घूम रहा था, आप इधर फुटपाथ, आप भी देखिए, फुटपाथ देखिएगा, फुटपाथ में इतने ऊंचे हैं, उनके ऊपर सीमेंट के स्लैब लगे हैं, स्लैब ऐसे लगे हैं कि जिनको आप ये लगता है कि कोई अनस्किल्ड व्यक्ति ने बना रखा है, और बड़ी बड़ी होल्स हैं उसमें, कोई भी मतलब। मैंने अभी सुबह से उसी इधर भी मैं आने में मुझे लग रहा था कि मैं देर न हो जाए, मैंने इधर का डीएम और क्या कहते हैं अभी किस किस को भेजूंगा, वो एक पूरा एक बना करके हमने भेजा कि भैया ये तरीका आप एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड के हिसाब से करो, क्योंकि जब तक आप एक्सेसिबिलिटी नहीं करेंगे, एक्सचेकर से पैसा उतना ही गया होगा जितना गया होगा। इसमें मैं कमेंट कुछ नहीं करता, मैं केवल ये कमेंट कर रहा हूँ कि उसमें चाहे विकलांग हो या विकलांग न हो, बूढ़े व्यक्ति हों, बच्चे हों और या आम आदमी हो, उसमें गिर के मर सकते हैं रात में। जगह जगह वो है, वो ने फोटो खींच करके अभी वो भेजा। नंबर 1, वो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा, इधर बात करेंगे तो नहीं चलेगा, फील्ड में जा करके हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा, एजिटेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। हमें लड़ना पड़ेगा, और हमें लड़ने के लिए देखिए एक सामाजिक मुद्दे पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बहुत कम शब्दों में। हम सभी लोग जो आज एकत्र हुए हैं, जो ये संवाद चल रहा है, हम सामूहिक संवाद जो कर रहे हैं आपके दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के हित में लिए, लेकिन इन दिव्यांगों आपको ये जानना चाहिए कि आज किस कारण हम लोग एकदम से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस एकत्र होने का कारण है दिव्यांगों की एक सामाजिक समस्या का निराकरण, और उस सामाजिक समस्या के निराकरण में हमारे जो उत्तर प्रदेश के सबसे अहम, पूरे भारतवर्ष के सबसे अहम श्री नारायण यादव जी का बड़ा रोल रहा है। उन्होंने यहाँ के इलाहाबाद के, प्रयाग के बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के एक साथ जोड़ करके 12 कन्याओं का विवाह, आज 12 दिव्यांग कन्याओं का विवाह किया है। इस पे हम जानना चाहेंगे अपने पैनल से कि क्या इस प्रकार के दिव्यांगों के इवेंट्स अन्य जगहों पर होने के लिए लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को अपना दायित्व निर्वहन करना चाहिए। मैं अखिलेश सर से पहले पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए ये तो वन मैन शो हम कहते हैं। श्री नारायण यादव अपने आप में एक वन मैन शो वाला काम कर रहे हैं। जो संस्थाओं की आपने जिम्मेदारी कही कि तमाम सारी संस्थाएं हैं, वो चाहे लॉयंस क्लब हो, चाहे रोटरी क्लब हो, और तमाम सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पहल को अगर करने लगें तो मैं समझता हूँ कि हर ज़िले में इस तरीके के जो है सामूहिक विवाह के कार्यक्रम होंगे। और गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार विवाह के लिए, अनुसूचित जाति के विवाह के लिए, पिछड़ा वर्ग के लड़कियों के विवाह के लिए अनुदान भी देती है और समारोह भी कराती है। परंतु जो दिव्यांग लड़कियों के लिए एक अलग से इवेंट है, इस इवेंट के अनुसार करने के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है और बहुत बड़ा ये अनुकरणीय प्रयास है
जिसमें हमें और संभवतः जहां तक मैं जान रहा हूं सर, मैं बताऊं इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये सब एनजीओस कर रहे हैं, कोई सरकारी इस पर धनराशि नहीं। बिल्कुल, मुझे यही चीज़ अट्रैक्ट किया कि ये जो प्रोग्राम है ये कोई संस्था नहीं कर रही है, एक लोग में सिविल सोसाइटी को सेंसिटाइज करके उसको मोबिलाइज करके, सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। अखिलेश जी ने बोला एक हमने एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, लोगों का एटीट्यूड इस तरह से बदला, हाई कोर्ट जज से लेकर के डिसेबल्ड लोगों को लेकर के या जहाँ भी जगह जगह के लोग आए हैं वो एक एटीट्यूडनल चेंज है। और फिर एक सामाजिक तौर पे इसकी आवश्यकता जैसे किसी आम व्यक्ति को है, जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो दिव्यांग व्यक्तियों की भी हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। माँ बाप को समझना जरूरी है, सिबलिंग को समझना जरूरी है और समाज को समझना चाहिए। इसलिए उनकी भी एक परिवार हो, उनके भी बच्चे हों, उनकी भी एक सेक्सुअल या मैरिड लाइफ अच्छी बीते, ये बहुत ज़रूरी है। इसको हमें कभी नकारना नहीं चाहिए, कभी इसको हम दूसरे नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। राजू जी, हमने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ और बताते हुए आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट ने जब अपने बहुत सा सर्वे किया, हमने एक बड़े ग्रामीण परिवेश में हम सर गए और करीब करीब हमने 1600 लोगों से बातचीत की, तो 1100 परिवारों में ऐसी लड़कियां मिली जिनके साथ कभी न कभी बलात्कार हुआ है और उन बलात्कारों में उनके परिवारीजनों ने, उनके सगे रिश्तेदारों ने बलात्कार किया है और उनको चुप रहने दिया गया। उनके जो गर्भ धारण करने के बाद जो गर्भ हुआ उसको अलग कर दिया गया, बच्चियों को नहीं लेने दिया गया, इस तरीके के बहुत है। तो इसमें सामाजिक जागरूकता के लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसा क्या किया जाना चाहिए? आप वकील भी हैं। सामाजिक जागरूकता के लिए पहले तो खुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा, उसको इतना बलवान बनाना पड़ेगा कि कोई सब वही आवाज़ उठाने वाली बात है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे विकलांग साथी हैं, इस साल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, नाम लेना अच्छा नहीं है, वो शादीशुदा है, उनके 2-3 जवान बच्चे हैं और उन्होंने बहुत वो की, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा हुआ है कि उसका छोटा भाई का संबंध वो उसकी वाइफ से है और उसकी वाइफ उसको इग्नोर करती है और इस तरीके से, और माँ बाप उसको कहना चाहिए एनकरेज करते हैं। तो इस टाइप की घटनाएं समाज में है। वो वजह यही है कि वो उठा नहीं पाते। वो मेरे पास आया भी, उसने मुझे बताया भी, तो मैंने कहा मुझे जिम्मेवारी दो, मैं सबको तरीके से देख लेता हूँ। लेकिन उनके अंदर ये वो क्या करें, वो हिम्मत नहीं हो पा रही कि जुटाने में। यही वजह है क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं उनमें ये होता है मेरी शादी होगी ना नहीं, पर लोग देख के कुछ लोग तो कर लेते हैं कि पहले उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, वो बहक जाती है या उनको आगे फिर वो, और जो पारिवारिक लोगों के साथ द्वारा होता है वो तो निसंदनीय जो है, बहुत वैसा है, निंदनीय और ये आगे आना चाहिए। ये मित्रों, हमारा एक समृद्ध पैनल से हमने बातचीत की और बातचीत में कई निराकरण भी निकले, कई समस्याओं का जो विस्तारण बताया गया, किस तरीके से उनका समाधान हो सकता है। तो मित्रों, हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, विशेषकर हम अपने दिल्ली से आए हुए धारीवाल साहब जी का और अखिलेश सर जी का, राजू सर जी का। मैं फिर चाहूँगा कि आप लोग इन समस्याओं के प्रति कितना जागरूक हुए, कितना जानते हैं, कितना आप इस वार्तालाप से लाभान्वित हुए हैं। तो मैं अपने कैमरामैन विशाल राजपूत के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।